हाय गाइस, नॉलेज एट द जोन में आपका स्वागत है। मैं आज पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर 1 मात्रक और विमाएँ स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए पहले उसके टॉपिक नेम देख लेते हैं। हम इस वीडियो में भौतिक विज्ञान, भौतिक राशियाँ, मात्रक, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, भौतिक राशि की विमाएँ, बीमी सूत्र, बीमी समीकरण, बीमी समानता का सिद्धांत, बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग, बीमी विश्लेषण की सीमाएँ, यथार्थता, सूक्ष्मता, अल्पतमांक, सार्थक अंक पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले देखते हैं भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न रूपों, पदार्थों पर ऊर्जा के प्रभाव तथा पदार्थ और ऊर्जा के संबंध का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्योंकि हम भौतिक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं इसलिए उसका डिफिनीशन याद रहना चाहिए। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है भौतिक राशियाँ। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाली किसी भी राशि को जिसका मापन हम कर सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल: द्रव्यमान, दूरी, समय, वेग, त्वरण, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, प्रतिरोध, विद्युत धारा आदि इसके उदाहरण हैं। क्योंकि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम इन सभी चीज़ों को माप सकते हैं। अगला टॉपिक है मात्रक। किसी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक है जिसकी सहायता से भौतिक राशि को मापा जाता है। जैसे 50 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम। अगला टॉपिक है मूल मात्रक। ये भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। एग्जाम्पल: द्रव्यमान, लंबाई, समय। ये राशियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं इसलिए इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। अगला है व्युत्पन्न मात्रक। ये मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल जो होता है दूरी बटा समय पर निर्भर करता है इसलिए इसे व्युत्पन्न मात्रक का उदाहरण कहते हैं। अगला है मात्रक की पद्धतियाँ। मूल एवं व्युत्पन्न मात्रकों का ऐसा संपूर्ण समुच्चय जिसमें सभी प्रकार की भौतिक राशियों के मात्रक को सम्मिलित हो मात्रों की पद्धति कहलाता है। कुछ प्रमुख पद्धतियाँ: पहला है सीजीएस, दूसरा है एफपीएस और तीसरा है एमकेएस, चौथा है एसआई। ये ज़्यादातर पूछता नहीं है लेकिन इनको नाम याद रखना ज़रूरी है क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि मात्रकों की पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। अगला है एसआई यूनिट्स। इस प्रणाली में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से मूल मात्रक। पहले उनकी मूल राशियों को जानते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप, पदार्थ की मात्रा। और उनके मूल मात्रक क्रमशः होते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, कैंडेला, केल्विन, मोल। प्रतीक क्रमशः एम, केजी, एस, ए, सीडी, के, मोल। और बीमी प्रतीक होता है क्रमशः एल, एम, टी, ए, स्मॉल एल, थीटा, एन। और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। पहला है समतलीय कोण, दूसरा है घन कोण।
और इनके मात्रक होते हैं रेडियन, स्टेरेडियन, और इनका बीमी प्रतीक होता है RAD और SR, और ये दो सभी बीमाहीन होते हैं। अगला टॉपिक है भौतिक राशि की विमाएँ। भौतिक राशि की विमाएँ उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए प्रमुख मूल राशियों की विमाएँ को संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लंबाई लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को M से, समय को T से। तो इसका एग्जाम्पल होगा वेग। वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, और इन्हीं को जब बीमी रूप के प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं तो उसी को बीमी राशि की भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल दिए हैं त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, और बीमी सूत्र उनका होता है, वेग परिवर्तन का होता है LT पर इनवर्स बटे T, और जब T ऊपर जाएगा तो हो जाएगा LT के पावर -2, और m जो होता है इसके पावर 0 रख दिया गया। इसको लिखने का यही सही तरीका है, इसलिए m यहाँ तो है नहीं, इसलिए उसके पावर 0 लगा दिया गया, क्योंकि किसी भी चीज़ के पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। अगला टॉपिक है बीमीय सूत्र। चलिए इसे जानते हैं। किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो प्रयुक्त मूल मात्रकों को बीमीय रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है वेग बराबर उसका बीमीय सूत्र कोष्टक में m के पावर 0 LT पर इनवर्स। अब इसे देखिए, वेग बराबर हमने लिखा है m के पावर 0 LT पर इनवर्स, तो ये बीमीय सूत्र कहलाएगा। लेकिन अगर दोनों तरफ हम दर्शा देंगे, उसका भी वेग का भी प्रतीक और ये जो उसका डायमेंशन आया है इसको भी दर्शा देंगे, तो वही बीमीय समीकरण हो जाता है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। उससे पहले त्वरण समझ लीजिए। त्वरण बराबर होता है m के पावर 0 LT पर -2, और बल का होता है MLT पर -2। अगला है बीमीय समीकरण। किसी भौतिक समीकरण में उपस्थित सभी राशियों के मात्रकों को बीमीय रूप में लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे बीमीय समीकरण कहते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और इसी के दोनों पक्षों को जब बीमीय रूप में लिख देंगे तो उसी को कहते हैं बीमीय समीकरण। जैसे दिया है W बराबर F इंटू D, तो W बराबर था, और F मतलब फोर्स का होता है MLT पर -2, और दूरी का होता है L। और इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो W बराबर आएगा ML इनवर्स ML2 और T पर -2। वैसे ही होता है वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन यानी दूरी, तो दूरी को L हो जाएगा, और अपान समय का T होता है तो T, और जब T ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यही V LT पर इनवर्स। अगला टॉपिक है बीमी समांगता का सिद्धांत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसकी परीक्षा में आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। चलिए इसे देखते हैं और समझते हैं। किसी भौतिक राशि के सूत्र या समीकरण में बाएं पक्ष व दाएं पक्ष दोनों ओर की विमाएँ एक समान होनी चाहिए। यदि किसी समीकरण में कई पद हैं तो प्रत्येक जुड़ने वाले अथवा घटने वाले पदों की विमाएँ भी समान होनी चाहिए। यह बीमी समांगता का सिद्धांत है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है T = 2 पाई √L अपान G, इसको हम बीमी रूप में लिखते हैं। तो T का तो T ही होता है, और 2 पाई जो होता है वो बीमाहीन होता है, इसलिए वो हट जाएगा। अंडर रूट और L का जो होता है L ही रहेगा, और G जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, और गुरुत्वीय त्वरण का होता है मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए उसको जब हम बीमी रूप में लिखेंगे तो LT पर -2 आ जाएगा। अब हम देखते हैं एक L से एक L ख़त्म हो जाएगा, और T के पावर -2 है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T के पावर 2। अब अगर हम इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो देखिए इसकी दोनों पक्षों की विमाएँ समान है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जो कि ये दर्शाता है बीमी समांगता का सिद्धांत को।
दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसमें देखिए v जो है बेग है, तो बेग का होता है एल टी पर -1 इक्वल टू यू, ये भी प्रारंभिक बेग है तो इसका भी हो जाएगा एल टी पर -1 प्लस ए जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है तो इसका होता है एल टी पर -2 और टी जो होता है समय तो उसका टी होता है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसा ही रहेगा, राइट हैंड साइड को देखते हैं एल टी पर -2 प्लस और ये जो होता है एल टी, वहाँ एक टी और इसमें यहाँ पर -2 है और वहाँ पर +1 है तो वहाँ से एक टी घट जाएगा तो हो जाएगा एल टी पर -1। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो हमने ये बड़ा कोष्टक लगाया है यही इसका सबसे बड़ी पहचान है कि ये बीमी सूत्र को दर्शाता है। इसलिए मैं उसे बोल तो नहीं रहा हूँ लेकिन आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो नहीं लगाएंगे तो आपका सब गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो ही रहेगा, राइट हैंड साइड देखते हैं। जब एल टी पर -1 और प्लस एल टी पर -1 दो बार है जुटेगा तो हो जाएगा 2 और ये 2 जो होता है ये तो बीमाहीन होता है इसलिए 2 हट जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया जो कि बीमी समानता के सिद्धांत को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या पढ़ना है। पहला है समीकरणों की सत्यता की जांच करना, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। इसमें क्या कहता है ये देख लेते हैं। किसी समीकरण की सत्यता की जांच बीमी समानता के सिद्धांत से की जाती है, जो कि हम लोग पीछे भी पढ़े हैं। प्रत्येक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएँ सदैव बराबर होनी चाहिए। यदि समीकरण के दोनों ओर की विमाएँ बिल्कुल एक सी हैं तो समीकरण सत्य है, अन्यथा नहीं। आइए इसे उदाहरण के जरिए समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको हम बीमी रूप में लिखते हैं तो यस का तो एल होगा इक्वल टू यू प्रारंभिक वेग है, इसका हो जाएगा एल टी पर इनवर्स प्लस और ये टी का होता है टी ही रहेगा प्लस हाफ और ए का जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है तो इसका हो जाएगा एल टी पर -2 और टी का तो टी स्क्वायर ही रहेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगा, राइट हैंड साइड को हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखते हैं टी इनवर्स और टी खत्म हो जाएंगे तो बस एल बचेगा प्लस हाफ और यहाँ देखते हैं टी माइनस में है और टी एक बार प्लस में है तो वहाँ से वो भी खत्म हो जाएगा बस बचेगा एल। और जब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जितने अंक हैं वो तो बीमाहीन होते हैं इसलिए उनको डायरेक्ट हटा दीजिए और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, जो कि हम लोग पीछे पर किसी समीकरण की सत्यता की जांच बीमी समानता के सिद्धांत से की जाती है। प्रत्येक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएँ सदैव बराबर होनी चाहिए। यदि समीकरण के दोनों ओर की विमाएँ बिल्कुल एक सी हैं तो समीकरण सत्य है। तो वही चीज़ यहाँ देखिए हमने उदाहरण में देख लिया है और देखिए दो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, जो कि ये सत्य है कि समीकरणों की सत्यता की जाँच करना सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने इसमें दे दिया है, आप लोग समझ लीजिएगा। अगला टॉपिक है उसी का सेकंड पार्ट है भौतिक राशियों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। चलिए इसमें देखते हैं ये क्या कहता है। टू इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। आइए समझते हैं इसे। यदि कोई भौतिक राशि अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो बीमी समानता सिद्धांत से उस भौतिक राशि के लिए सूत्र प्राप्त कर सकते हैं या संबंध स्थापित कर सकते हैं। चलिए नहीं समझ में आया, उदाहरण के जरिए समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। उदाहरण है यदि अभिकेंद्र बल F, द्रव्यमान m, वेग v तथा त्रिज्या r पर निर्भर करता है तो बीमी विधि से सूत्र स्थापित कीजिए। माना F समानुपाते m के पावर a, v के पावर b और r के पावर c। a, b, c जो हैं ये विमाएँ हैं और हमने F समानुपाती m v r इसलिए लिखा क्योंकि जो बल है वो वेग और वेग, द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। जहाँ देखिए a, b, c घाते हैं। अब देखते हैं हम अगर
समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम C मानते हैं और इसके समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब देखते हैं जो बल है उसका बी में सूत्र होता है mLT पर -2 K तो वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट है। और हमने यम का तो यम ही होता है और वेग का होता है LT पर -1 और उसके पावर B रहेगा। और त्रिज्या जो होती है दूरी है एक तरह की तो वो भी L रहेगा, उसके पावर C। लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहेगा। राइट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यम के पावर ए वैसे ही रहेगा और यल एक बार यहाँ पर है और इसके पावर बी है और एक बार यहाँ पर है यल तो उसके पावर सी है। तो जब यल ये दोनों जुट जाए गुड़े हैं तो पावर जुट जाता है तो हो जाएगा यल के पावर बी प्लस सी और टी के पावर हो जाएगा इनवर्स और कोष्टक बंद उसके पावर बी। अब घातों का तुलना करने पर तो हम घातों की तुलना करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड में तो देखेंगे ए बराबर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में यम के पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा और वहाँ इधर राइट हैंड साइड में यम के पावर ए है तो यानी ए बराबर 1 आ जाएगा। ऐसे ही यल के पावर इधर राइट हैंड साइड में बी प्लस सी है और वहाँ लेफ्ट हैंड साइड में यल है 1 है तो इसका हो जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू 1। वैसे ही टी का जो है टी में देखेंगे तो यह इधर राइट हैंड साइड में -2 है और लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा इधर हो जाएगा टी के पावर -b और उधर टी के पावर 2 है तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा यानी b बराबर 2 आ जाएगा। अब इसको हम मान निकालते हैं b प्लस सी इक्वल टू 1 होता है तो हम जान रहे हैं c का मान 2 b का मान 2 आ गया है तो c इक्वल टू निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। अब देखते हैं ABC का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में ABC का मान रखेंगे तो हो जाएगा m के पावर 1 v के पावर 2 और r के पावर -1। देखते हैं f इक्वल टू के m के पावर 1 तो m ही रहेगा, v के पावर 2 है तो 2 ही रहेगा, लेकिन r इनवर्स है उसे नीचे लाएंगे तो इनवर्स हट जाता है जहाँ के एक नियतांक है। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग का ये थर्ड पार्ट है। मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। कन्वर्जन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू एन अदर। चलिए अब इसे समझते हैं। यदि कोई भौतिक राशि के दो अलग अलग मात्रक u1 और u2 में मापी गई तथा उनके संख्यात्मक मान n1 और n2 हैं तब f इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अब यहाँ से अगर हम ये n2 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा n1 u1 अपान u2। यदि भौतिक राशि f की विमाएँ द्रव्यमान में a, लंबाई में b और समय में c हो तो बीमी समीकरण। इसका मतलब ये है जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, द्रव्यमान के घात a था और ए बी सी एक तरह की घातें हैं। चलिए हम इसे आगे देखते हैं। अब यहाँ f इक्वल टू n1 कोष्टक में m1 के पावर a, l1 के पावर b और t1 के पावर c एक पद्धति में। और देखते हैं दूसरी बराबर देखते हैं। दूसरी पद्धति में देखते हैं f इक्वल टू n2 कोष्टक में m2 के पावर a, l2 के पावर b और t2 के पावर c दूसरी पद्धति में। अब यहाँ से हम दोनों को राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे और यहाँ से हम n2 का मान निकालेंगे तो आ जाएगा n1 कोष्टक में m1 अपान m2 के पावर a, l1 अपान l2 के पावर b और t1 अपान t2 के पावर c। इसी पर सवाल लगते हैं। इस पे चलिए हम देखते हैं, एक सवाल भी देख लेते हैं। उदाहरण है बल के मात्रक न्यूटन को डाइन में बदलें। अब हम f बराबर mLT के पावर -2 दिया है तो हम उनके घात क्रमशः a बराबर 1 b बराबर 1 और c बराबर -2 लेंगे।
और n1 जो है n1 बराबर 1, क्योंकि ये संख्यात्मक मान है तो 1 न्यूटन है तो इसलिए 1 मान लेंगे यहाँ। और ये जो न्यूटन होता है ये MKS पद्धति का मात्रक होता है, और डाइन जो होता है CGS पद्धति का मात्रक होता है। तो MKS में जो भी चीज़ें आती हैं वो किलोग्राम, मीटर और सेकंड में आती हैं, और CGS में आता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। तो इसलिए यहाँ m1 बराबर 1 kg, L1 बराबर 1 मीटर और T1 बराबर 1 सेकेंड। n2 बराबर हमको ज्ञात करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। और यहाँ आप देखते हैं जो डाइन है, डाइन का तो ग्राम में होता है, इसलिए m2 बराबर 1 ग्राम, L2 बराबर 1 सेंटीमीटर और T2 बराबर 1 सेकेंड। अब n2 बराबर हम फार्मूला भी पीछे निकाले, n1 कोष्टक में m1 अपान m2 के पावर a, कोष्टक बंद। दूसरे कोष्टक में हो जाएगा L1 अपान L2 के पावर b, कोष्टक बंद। और तीसरे कोष्टक में हो जाएगा C1 अपान C2 के पावर c। तो अगर हम सबका मान रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा m2 बराबर n1 का मान 1 है, कोष्टक में m1 का मान 1 kg है और m2 का मान 1 ग्राम था, और उस पावर a रहता है इसलिए पावर a का मान 1 दिया है। ऐसे ही सबका मान रखेंगे तो हो जाएगा दूसरे कोष्टक में 1 मीटर अपान 1 सेंटीमीटर के पावर 1, क्योंकि b बराबर 1 होता है दिया है। और तीसरे कोष्टक में हो जाएगा 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड और उसके पावर -2। तो हम यहाँ देखते हैं 1 किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, और सेकेंड का तो सेकेंड में, इसलिए सेकेंड वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ ग्राम से ग्राम पहला वाला ख़त्म हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ख़त्म हो जाएगा। ऊपर देखेंगे तो 1000 और गुणे 100, 1 का तो कोई मतलब नहीं होगा, तो अगर हम पूरा गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 के पावर 5 डाइन। यही होता है, यानी 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। अगला टॉपिक है बीमी विश्लेषण की सीमाएं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चलिए इसे समझते हैं। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसका पहला पार्ट है ए। सूत्र में उपस्थित विमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जैसे 2 पाई हो गया, 2 हो गया है, इन सब मानों को। बी है, यह विधि नियतांकों के बारे में कोई जानकारी नहीं देती। नियतांक मतलब वही जो कांस्टेंट हो। सी, विमाहीन राशियों के लिए यह विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। और डी है, जब कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती हो तो यह विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। इसका अगला पार्ट है इसमें ई, कोई भौतिक राशि सदिश है या अदिश इस विधि से ज्ञात नहीं कर सकते। एफ है, जिस समीकरण में नियतांक विमाहीन नहीं होते उनके लिए यह विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। और जी है, इस विधि द्वारा किसी प्रकार के समीकरण प्राप्त नहीं किए जा सकते जिनकी एक पक्ष में एक से अधिक पद हों। अगला टॉपिक है मापन में त्रुटियां। किसी मापन की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। अब इस त्रुटि में हमको पढ़ना है यथार्थता और सूक्ष्मता। पहला है यथार्थता, वास्तविक मान के निकटतम मान को यथार्थता कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 1 ले लिया और इसके निकटतम जैसे आ गया 0.9, इसी को मान को यथार्थता कहते हैं। इसमें एक टॉपिक मैंने और एक्स्ट्रा कर दिया है, इसे भी समझ लीजिए। अल्पतमांक, किसी भी स्केल से जो सबसे छोटा गणना किया जा सकता है उस स्केल का अल्पतमांक होता है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, लिस्ट काउंट ऑफ मीटर। इसका मतलब है मीटर स्केल का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर, और लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर होता है। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्मता। सूक्ष्मता को
परिशुद्धता भी कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं। परिशुद्धता यह बताती है कि, यहाँ मैंने कुछ भाग काटे हैं जो नहीं हमको पढ़ने हैं, गलत हो गया था। परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन या राशि तक मापी गई है। सॉरी, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है। अगला टॉपिक है सार्थक अंक। सार्थक अंक, इसका डिफिनीशन तो नहीं पूछता है, लेकिन सार्थक अंक जरूर पूछता है। चलिए इसे लेकिन परिभाषा भी जान लेते हैं। किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, जैसे दिया है 2.2 में सार्थक अंक हैं, तो इसमें 2.2 में सार्थक अंक 2 है। अगला है 2.26 में सार्थक अंक, इसमें सार्थक अंक 3 है। अगला है 0.00062 में सार्थक अंक 2 है, क्योंकि दशमलव के बाद अगर 0 हो और उसके बाद अंक हो तो उस सार्थक अंक सिर्फ अंक को ही गिना जाता है, दशमलव के बाद 0 को नहीं, इसलिए इसमें सार्थक अंक 2 है। ऐसे ही बहुत सारे हमने एग्जाम्पल रखे हैं जिसमें आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। मैं इसमें से 2 एक बता देता हूँ। जैसे इसमें दिया है 0.00, तो मैंने बता दिया। अगला है देखते हैं 0.02262, तो इसमें सार्थक अंक 2 है, क्योंकि अभी हमने पीछे बताया है। और इसमें देखते हैं 0.00503 में, इसमें सार्थक अंक 3 है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है, जो कि 2 0 है, इसमें ये नहीं गिना जाएगा। बाकी असंख्य शून्य अंक को नहीं गिना जाएगा। और अगर इसमें एक एग्जाम्पल ये भी है, यहाँ 5 के बाद 0 आया है, क्योंकि ये अशून्य अंकों के बीच में आया है, इसलिए इस 0 को काउंट कर लिया जाता है सार्थक अंक में। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हमने दिया है, इसको आप समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा। लास्ट टॉपिक है निम्नलिखित भौतिक राशियों के मानों में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। ये भी इम्पॉर्टेंट है, चलिए इसमें देख लेते हैं। जल का पृष्ठ तनाव 0.075 है, तो इसमें 7 और 5 को काउंट किया जाएगा, इसलिए सार्थक अंक 2 हो जाएंगे। जल का घनत्व 1000 है, और 1000 को जब हम अगर इसको पावर में बदलेंगे तो 1 × 10⁻³ हो जाएगा, जो कि सार्थक अंक सिर्फ 1 होगा, क्योंकि 0 को तो गिना नहीं जाता। हाँ, इसमें ये भी जान लीजिए, अगर अंक के बाद टोटल 0 आएगा तो वो सार्थक अंक नहीं होगा, सिर्फ अशून्य अंक ही सार्थक अंक होंगे। और अगर 2 अशून्य अंकों के बीच में अगर 0 आएगा तो भी काउंट किया जाएगा। दशमलव के बाद अगर 0 आता है, जस्ट बाद आता है, तो उसको सार्थक अंक में नहीं काउंट किया जाता है। और अगर अशून्य अंक के बाद अगर शून्य आता है तो उसे भी नहीं काउंट किया जाता है। अगला है गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 × 10⁻11 है, तो इसमें सार्थक अंक 3 होंगे, क्योंकि यहाँ 6.67 ही देखा जाएगा, बाकी पावर वालों को नहीं देखा जाता है। वायु में ध्वनि का वेग, तो इसमें देखते हैं 332 होता है, जिसमें सार्थक अंक 3 हो जाएंगे। ऐसे ही पारे का घनत्व, इसमें भी सार्थक अंक 3 हो जाएंगे। वायुमंडलीय दाब में इसमें देखते हैं जस्ट 0 के बाद जस्ट दशमलव के बाद 0 तो आया है, लेकिन उसके बाद अशून्य अंक आ गया है, इसलिए इसको काउंट कर लेंगे, इसलिए सार्थक अंक 3 हो जाएंगे। ऐसे निम्नलिखित सार्थक अंकों की संख्या बताइए। यहाँ हमने नीचे लिख दिया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। मिलते हैं सेकंड पार्ट में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है और आपको हैंड राइटिंग नोट्स अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे
ऐसे ही अच्छे अच्छे नोट्स बनाकर लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।